नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 8 शरीर में गति। इस पाठ के अंतर्गत अपन कुछ संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी संधि होती है और उनका कार्य कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था धुराग्र संधि के बारे में, कंदुकखलिका संधि के बारे में। तो ये संधियाँ चल संधि है, मतलब ये हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। आगे हम और संधि के बारे में देखते हैं, जैसे हिंज या कब्जा। आपने गेट और जो लकड़ी का जो बारूद होता है उसके बीच में एक कब्जा लगा हुआ देखा होगा, जिससे गेट खुलता है और बंद होता है। ये क्रिया आपने करते हुए देखी होगी। अब आपने कभी ये देखा है कि गेट जो खुलता है वो एक तरफ ही खुलता है, अगर आप उसको दूसरी तरफ खोलने की कोशिश करते हो तो वो नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि कब्जा क्या करता है, हिंज क्या जो गेट में लगा हुआ कब्जा होता है वो एक ही तरफ गति प्रदान करता है। आप घर पर गेट को खोल के बंद करके देखना, जिस दिशा में वो खुलता है उसके विपरीत दिशा में अगर आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खुल पाता है, क्योंकि जो उसमें कब्जा लगा हुआ होता है वो एक ही दिशा में गति प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से अपने शरीर में भी एक संधि होती है जिसे हिंज संधि या फिर कब्जा संधि कहते हैं। ये संधि घुटने और कोहनी में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब व्यायाम करते हैं तो हाथ को मोड़ते हैं तो उसे कंधे के पर लेके आते हैं और वापस उसे सीधा कर देते हैं, पर क्या आप उसे विपरीत दिशा में मोड़ सकते हो क्या, नीचे की तरफ? तो हम उसे दूसरी तरफ नीचे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हिंज संधि होती है वो केवल एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। वैसे ही हमारा पैर है, घुटने से हम पैर को सीधा कर सकते हैं और नीचे मोड़ सकते हैं। क्या हम पैर को ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जो पैर में घुटने में जो हिंज संधि होती है वो एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। अब हिंज संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करती है, मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। आप अपने हाथों में गति करवा के पैरों में गति करवा कर समझ सकते हैं। और अगर अन्य भाग में पाई जाती है हिंज संधि तो आप गति करवा कर अपने शरीर के हिस्सों को पता कर सकते हैं। कोहनी एवं घुटने में हिंज संधि पाई जाती है, जिससे हाथ व पैर एक दिशा में गति कर सकते हैं। दूसरी दिशा में अगर अपन उसे गति करवाना चाहते हैं विपरीत दिशा में, तो अपने हाथों की जो हड्डियां या जो संधि है वो टूट सकती है। आगे हम पढ़ते हैं अचल संधि। अब जो हमारे शरीर में अस्थियों को या हड्डियों को जो गति करवाती थी संधि, वो सारी चल संधि थी। अपन ने धुराग संधि, कंदुकखलिका संधि, अभी जो संधियाँ पढ़ी है ये सब क्या है, चल संधि है। ये किसी ना किसी तरह से हमारे शरीर को गति करवा रही है। जैसे हिंज संधि एक ही दिशा में गति करवा रही है, पर वो करवा रही है। धुराग्र संधि जो है वो गर्दन को चारों तरफ घुमाती है, तो वो चारों दिशा में गति करवाती है। तो कोई भी ऐसी संधि जो गति करवाती है हमारे शरीर को, तो वो चल संधि है। पर कुछ संधियाँ हमारे शरीर में ऐसी भी पाई जाती है जो गति नहीं करवाती है, वो केवल दो भागों को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो उस संधि को क्या कहते हैं? अचल संधि। अचल संधि की परिभाषा, हमारे शरीर में कुछ संधियाँ ऐसी पाई जाती है जो शरीर में होती है लेकिन गति प्रदान नहीं करती है, उन्हें अचल संधि कहते हैं। जैसे ऊपरी जबड़े की संधि, अगर आप मुंह को खोलते हैं तो आप नीचे के जबड़े को जो हिचकी से जुड़ा हुआ होता है उसको अगर हिलाने की कोशिश करते तो वो हिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ऊपरी जबड़े को आप हिलाना चाहते हो तो वो हिलता है क्या? नहीं, वो नहीं हिल सकता। आप ये गति करवा कर देखना, आप नीचे हिचकी को हिलाओगे तो थोड़ा बहुत जबड़े में मूवमेंट होता है, मतलब जैसे हिचकी हिलेगी वैसे जबड़ा हिलेगा। जबड़ा अलग से नहीं हिलता है, जबड़ा जुड़ा हुआ रहता है अंदर। अगर आप ऊपरी भाग को हिलाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है। पर ऊपरी जबड़ा क्या है, हमारे मुंह से जुड़ा हुआ है, तो ये जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, एक प्रकार की संधि, हम उसे अचल संधि कह सकते हैं। अचल संधि हमारे मुंह में पाई जाती है। आगे आता है कंकाल तंत्र। अब हमारा शरीर किससे मिलके बना है? हमारा शरीर बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है। अगर हमारे शरीर की एक भी हड्डी टूट जाती है
तो हमारे शरीर का वो भाग कार्य करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा जब हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तब हम चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमारा एक्सरे निकालता है, एक्सरे में देखता है कि आपकी कौन सी हड्डी टूटी हुई है, और फिर उस हड्डी का पता करके वो क्या करता है, उसको जॉइंट करने के लिए प्लास्टर करता है, चूने का प्लास्टर बांधता है, और आपको कहता है आपको इस हाथ में गति नहीं करवानी है, ताकि वो जो दो हड्डियां आपस में अलग हो गई है वो वापस से क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो हमारे शरीर को गति प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है वो क्या करती है, एक ढांचे का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां आपस में जुड़कर एक ढांचे का या एक सुंदर आकृति आकार का निर्माण नहीं करता है तो हमारा शरीर कुछ काम का नहीं है। तो कंकाल तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती है, तो हड्डियों से जो भी मिलकर एक ढांचा तैयार होता है हमारे शरीर के लिए, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ये कंकाल तंत्र का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। कंकाल तंत्र की परिभाषा, हमारे शरीर की सभी अस्थियां हमारे शरीर को एक सुंदर आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अब हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है जिससे ये ढांचा मिलकर बना है, तो हमारे शरीर में, मतलब जो एक वयस्क शरीर होता है, जब टीन एज में आ जाते हैं तो हमारे शरीर में तब 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछता है आपको मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आपको यही लिखना है, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। हम कह सकते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां है, 206, और इन्हीं 206 हड्डियों से मिलकर हमारा ये कंकाल तंत्र तैयार हुआ है। ये क्या करता है कंकाल तंत्र, तो ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। अगर ये नहीं होगा तो आप खुद सोचो हमारे हाथ पैर कैसे कार्य करेंगे, हमारे हाथ पैर बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। अगर हम सुंदर दिखते हैं, हमारे हाथ पैर मजबूत दिखते हैं, तो वो इन्हीं हड्डियों के कारण से या इसी ढांचे के कारण से, कंकाल तंत्र के कारण से दिखाई देता है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारा शरीर आप खुद सोच लो कि किस प्रकार का होता। तो इंसान के लिए कंकाल तंत्र बहुत ज़रूरी है, ये हड्डियां होनी ज़रूरी है। अगर एक भी हड्डी टूट जाती है तो इंसान को दर्द भी बहुत होता है और वह उस हिस्से से कार्य भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, कंकाल तंत्र का चित्र बनाना मैंने आपको बता ही दिया है। और हिंज संधि किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा नहीं है, तो आप हिंज संधि के बारे में जो भी बिंदु लिखवाए हैं मैंने वो लिख दीजिएगा। धन्यवाद।